दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से माई स्टडी चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों के अधिकार पर बात करने वाले। मैं टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप सभी को एक बात कहना चाहता हूं, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो और साथ ही बेल आइकन को दबा लो ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके आपको। शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार को हम हमारे जो अल्पसंख्यक के अधिकार है उसके लिए भी जाना जाता है कि हमारे जो अल्पसंख्यक है हमारे जो भारत के अंदर है ना, उसके संबंधी जो अधिकार है उसका भी इसी के अंदर उल्लेख किया गया है। हमारे इसका उल्लेख हमारा आर्टिकल 29 और 30 के अंदर किया गया है। यानी हमारे संविधान के अंदर आर्टिकल 29 और 30 के अंदर हमारे जो अल्पसंख्यकों से संबंधित अधिकार दिए गए हैं। यानी हमारे जो आर्टिकल 29 से 30 तक उल्लेख किया गया है इसका, है ना। यानी हम इसमें यही भी बात करना, जो हमारे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अल्पसंख्यकों से संबंधित जो अधिकार दिए गए हैं हमारे जो कौन से आर्टिकल में उल्लेख है, तो इसका ध्यान रखना। आर्टिकल 29 से 30 तक के अंदर है ना हमारे अल्पसंख्यकों के अधिकारों की चर्चा की गई है। हम आर्टिकल 29 के अंदर ये बोला गया है कि जो सभी जो अल्पसंख्यक है उन जो है अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकते हैं। यानी उनको सुरक्षित रखने का अधिकार दिया गया है। यानी सभी जो अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित बनाने का अधिकार की बात की है। यानी सुरक्षित बनाने का अधिकार दिया गया है। यानी एक बात ये भी आती है लोगों के, अल्पसंख्यक होते क्या है। अल्प यानी कम और संख्या यानी जिनकी संख्या कम हो। यानी हमारे जो भारत के अंदर हमारे इसके लिए 6 समुदाय की बात की गई है, जैसे मुस्लिम है गया, सिख है गया, पारसी है गया और जैन रह गया, बौद्ध रह गया, है ना। इन सभी की बात की गई है कि अल्पसंख्यक हमारे। एक बात और होती है कि आप कैसे निर्धारित करोगे कि ये समुदाय अल्पसंख्यक है। यानी या किसी स्टेट की जनसंख्या के आधार पर करोगे या किसी हमारे जो इंडिया है उसकी पूरी जनसंख्या के आधार पर करोगे, है ना। तो इसका ध्यान रखना, हमारे इंडिया के अंदर है ना हमारे जो पूरी इंडिया की जनसंख्या है उसी के आधार पर हम अल्पसंख्यकों का निर्धारण करते हैं। ठीक है, हम आर्टिकल 29 पढ़ चुके हैं जिसके अंदर हमने बोला गया कि जो अल्पसंख्यक है जो अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार दिया गया है उन सभी को। और इसके अंदर एक बात और बोली गई है कि किसी भी व्यक्ति को है ना जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर उस शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश पर रोक नहीं होगी। यानी कोई रोका नहीं जाएगा इस बात को ले। अब हम बढ़े आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 के अंदर ये बोला गया जो सभी अल्पसंख्यक हैं जो अपनी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना एवं प्रबंधन करने का अधिकार दिया गया है। यानी इसमें क्या है, तो सभी जो अल्पसंख्यक है, सभी अल्पसंख्यक को अपनी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना एवं प्रबंधन करने का अधिकार दिया गया। इस बात का भी उल्लेख किया गया है। यानी कि इसके आर्टिकल 30 के अंदर जो अल्पसंख्यक है वो अपनी शिक्षण संस्थाओं का स्थापना और प्रबंध करने का अधिकार की बात की गई है। ठीक है, अब हम जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं वह है हमारे संवैधानिक उपचारों के अधिकार। यानी अब पढ़ने वाले संवैधानिक उपचारों के अधिकार।
मैं संवैधानिक उपचारों के अधिकार पर चर्चा करने से पहले मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि आपने हमने आर्टिकल है ना, आर्टिकल 32 के अंदर संवैधानिक उपचारों के अधिकार की बात की गई है। तो हमने आर्टिकल 29 से 30 तक पढ़ लिया हमारे जो शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार, और आर्टिकल 32 क्या है, हमारे संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। लेकिन बीच में एक अधिकार आर्टिकल देगा, आर्टिकल 31। मैं आर्टिकल 31 के बारे में बताना चाहता हूँ। आर्टिकल 31 के अंदर हमारे जो मौलिक मूल संविधान है, मूल संविधान के अंदर, इसके अंदर ना संपत्ति के अधिकार की बात की गई है। किसकी बात की है? संपत्ति के अधिकार की बात की गई है। लेकिन हमारा जो चंफाली का संविधान संशोधन हुआ था जो 1978 के अंदर, उसके अंदर क्या है कि हमारे संपत्ति के अधिकार को क्या, इसको रोक दिया गया था, यानी समाप्त कर दिया गया था। यानी 44 से संविधान संशोधन हुआ था हमारा 1978 के अंदर। इसके अंदर है ना हमारे संपत्ति के अधिकार को तो क्या करता, समाप्त कर दिया गया, और जो मौलिक अधिकारों के अंदर था और उसको अंदर है ना विधिक अधिकार के अंदर शामिल किया गया था। यानी आर्टिकल, हमने पहली बात करते हैं आर्टिकल 31। आर्टिकल 31 के अंदर क्या है कि इसमें संपत्ति के अधिकार की बात की गई थी। संपत्ति के अधिकार की बात की गई थी। यानी मूल संविधान के अंदर आर्टिकल 31 के अंदर हमारे संपत्ति अधिकार की बात की गई थी, है ना। लेकिन हमारा 44वां संविधान संशोधन के अंदर इसको क्या है कि समाप्त कर दिया गया था। यानी इसमें 44वां संविधान संशोधन के तहत समाप्त कर दिया था। ध्यान रखना ये हमारा है ना 1978 के अंदर हुआ था, और इसके अंदर है ना इसको आर्टिकल 301 के अंदर रखा गया था। आर्टिकल 301 के अंदर रखा गया था, और इसको है ना विधिक अधिकार के अंदर रख दिया गया है। यानी हमारा जो 44 संविधान संशोधन के तहत है ना संपत्ति के अधिकार को एक विधिक अधिकार के अंदर रखा गया। यानी इसके अंदर क्या गया था, इसको विधिक अधिकार बना दिया था। के अंदर रखा गया। विधिक अधिकार का मतलब होता है कानूनी अधिकार, यानी कानूनी संपत्ति एक कानूनी अधिकार हो गया इसके अंदर, है ना, कानूनी अधिकार। अब हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 को हम संवैधानिक उपचारों के अधिकार की चर्चा करेंगे। आर्टिकल 32 के अंदर ये बोला गया है यदि कोई भी व्यक्ति, कोई भी है ना हमारे जो मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है तो सर्वोच्च न्यायालय है ना तो उसमें 5 प्रकार की रीट जारी करता है। यानी हमारे आर्टिकल 32 क्या है, आर्टिकल 32 क्या है कि हमारे जो मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की चर्चा करता है। यानी कोई भी है ना हमारे जो मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है तो उसके पर कैसे रोक लगाया जाए, है ना, उसकी बात की गई है आर्टिकल 32 के अंदर। यानी यदि मौलिक अधिकारों पर का या उल्लंघन होता है तो सर्वोच्च न्यायालय क्या करता है, यदि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार की रीट जारी करता है। यानी 5 प्रकार की रीट जारी करता है। हमारा जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तो हमारे जो मौलिक अधिकार के जो आर्टिकल 32 है ना, इसको है ना संविधान की आत्मा भी कहा था। यानी जो भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा। यानी आर्टिकल 32 को भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा भी कहा था।
इसके अंदर 5 प्रकार की रीट जारी करता है, जिसमें पहली रीट है हमारा जो ये तो होता है हमारा बंदी प्रत्यक्षण की रीट जारी करता है, एक परमादेश की जारी करता है, एक हमारा प्रतिच्छेद ले की रीट जारी करता है, एक उत्प्रेषण की रीट जारी करता है, एक हमारा अधिकार प्रचार ले की रीट जारी करता है। हम इसको सभी को अब एक एक के रूप से पढ़ते हैं। पहली आती है हमारे बंदी प्रत्यक्षीकरण। पहली हमारी आती है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण को हमें इंग्लिश के अंदर है ना हेबियस कॉर्पस भी कहा जाता है। हेबियस कॉर्पस कहा जाता है, यानी पहली प्रकार की रीट है। बंदी प्रत्यक्षों को हेबियस कॉर्पस कहा जाता है। हेबियस कॉर्पस का शाब्दिक अर्थ होता है कि किसी भी व्यक्ति को है ना शारीरिक रूप के साथ है ना पेश करना। यानी बंदी प्रत्यक्षण है ना ऐसे व्यक्ति द्वारा जारी की जाती है कि उसको ऐसा लगे कि उसको अवैध रूप से कोई बंदी बनाया गया है। तो जो सर्वोच्च न्यायालय है ना उस अधिकारों को आदेश जारी करते हैं कि जो बंदी बनाए गए जो व्यक्ति है उसको एक निश्चित समय में एक निश्चित स्थान पर उपस्थित करे, ताकि उसको बंदी बनाए जाने की कारणों की जांच कर सके। यानी हमारा जो बंदी प्रत्यक्षण है ना ऐसे व्यक्ति द्वारा जारी किया जाता है जो एक उसको ऐसा लगे कि उसको अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया है, यानी बंदी बनाया गया है। यानी इसमें ऐसे व्यक्ति द्वारा जारी की जाती है जारी किया जाता है जिसको लगे जिसको अवैध रूप से बंदी बनाया जाता है गया हो। तो सर्वोच्च न्यायालय है ना उस अधिकारियों को बोलता है कि उस व्यक्ति को निश्चित समय के अंदर उपस्थित करे, ताकि उस पर हम उसको बंदी बनाए जाने के कारणों पर चर्चा कर सके, है ना। दूसरी है हमारी परमादेश। परमादेश को हम मोडस भी कहते हैं। यानी मोडस का शाब्दिक अर्थ होता है कि उस व्यक्ति को है ना हम आदेश देते हैं, यानी मोडस भी कहते हैं। यानी इसको हम इंग्लिश के अंदर बोलते हैं मोडस बोलते हैं, यानी मेंडेमस बोलते हैं। मेंडेमस का शाब्दिक अर्थ होता है कि हम आदेश देते हैं। परमादेश है ना सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तब जारी किया जाता है जब कोई भी तो सार्वजनिक पद पर कार्य करने वाला अधिकारी है वो अपने कार्यों का निर्वाह नहीं कर रहा, अपना कार्य नहीं कर रहा है, तो हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय है ना तो परमादेश द्वारा उस व्यक्ति को आदेश देता है कि आप अपने कार्य का निर्वाह करें। यानी यदि कोई भी व्यक्ति अपनी संस्था या कोई भी व्यक्ति अपना निर्धारित कार्य नहीं करता है तो उसको करने के लिए जारी करता है। यानी इसमें क्या होता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सार्वजनिक पदाधिकारियों को आदेश देता है कि वह अपने कार्यों का निर्वाह करें। यानी जो व्यक्ति अपना कार्य नहीं कर रहा है उसको कार्य करने के लिए आदेश जारी करता है परमादेश द्वारा। तीसरी है प्रतिषेध लेख। प्रतिषेध लेख को हम इंग्लिश के अंदर प्रोहिबिशन भी कहते हैं। प्रतिषेध लेख द्वारा हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय है ना सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसके अंदर है ना हमारा जो निम्न न्यायालय है ना उसको आदेश दिया जाता है कि आप है ना आदेश देता है कि इस मामले पर यहाँ सुनवाई न करे, ताकि ये हमारा जो किसी मामले पर सुनवाई न करे, ताकि ये हमारा जो मामला है ना हमारे जो अधिकार क्षेत्र से बाहर है, यानी इसके बारे में बात की जाती है।
यानी इसमें बोला जाता है कि इसमें क्या है कि हमारा जो सर्वोच्च या उच्चतम न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालयों को आदेश दिया जाता है कि आप इस मामले की सुनवाई या न करें, क्योंकि यह मामला हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। यानी प्रतिषेध लेख द्वारा जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा हमारे जो निम्न न्यायालय को आदेश दिया जाता है कि आप इस मामले पर है ना यहाँ सुनवाई न करें, क्योंकि ये मामला हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। हमारी दूसरी है, चौथी है हमारा उत्प्रेषण। उत्प्रेषण को हम इंग्लिश के अंदर सिलियोयोरी भी कहते हैं। उत्प्रेषण के द्वारा है ना हमारे जो अधीनस्थ न्यायालय को यह आदेश दिया जाता है कि आप उसके पास जो भी लंबित पड़े जो मुकदमे हैं ना उसको वरिष्ठ न्यायालय के पास पहुंचाया जाए, ताकि उन पर है ना जल्दी से कार्रवाई की जा सके। यानी इसके द्वारा जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालय द्वारा किस न्यायालय को ऐसा आदेश दिया जाता है कि आप उनके पास जो भी मुकदमे पड़े हैं, जो लंबित मुकदमे पड़े हैं, उनको जल्दी से वरिष्ठ न्यायालय के पास पहुंचाया जाए ताकि उन पर जल्दी से कार्रवाई की जा सके। यानी इसके अंदर बोला जाए कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न्यायालय को आदेश दिया जाता है कि वहाँ लंबित पड़े मुकदमों को वरिष्ठ न्यायालय के पास पहुंचाया जाए। वरिष्ठ न्यायालय के पास पहुंचा जाए ताकि उन पर क्या है कि जल्दी से कार्रवाई की जा सके। पांचवी रीट है हमारी जो अधिकार पर चल रही, जिसको हमें इंग्लिश के अंदर बोलते हैं को वारंटो भी कहते हैं। इंग्लिश के अंदर को वारंटो भी कहते हैं। इसके अंदर है ना किसी ऐसे व्यक्ति को न्यायालय द्वारा ऐसे व्यक्ति को यह पूछा जाता है कि किसी पद पर कार्य कर रहा है, तो उसको ऐसा पूछा जाता है कि आप इस पद पर है ना किस अधिकार से काम कर रहे हो, किस अधिकार से काम करो, इससे पूछा जाता है। यानी इसके अंदर ये बोला, यदि कोई भी व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिसके रूप में कार्य करने का उसे वैधानिक अधिकार ही न हो, यानी कोई भी व्यक्ति है ना ऐसे पद पर कार्य कर रहा हो जिस पर है ना उसको कार्य करने का उसको वैधानिक अधिकार प्राप्त न हो, तो उसको सरकार जो सर्वोच्च न्यायालय है ना अधिकार प्रचार लेख द्वारा उस पर ऐसा पूछ सकती है कि वो किस अधिकार से उस पद पर कार्य कर रहा है। जब तक वह उसका एक सही निर्णय जवाब नहीं देता है तब वो तो उस कार्य नहीं कर सकता है। इसके द्वारा इसमें ऐसा बोला गया है कि मैं जब कोई व्यक्ति ऐसे पद पर कार्य कर रहा है जिसका उसके पास वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है, नहीं हो तो हमारा जो न्यायालय है ना
सर्वोच्च न्यायालय अधिकार पर्चा लेख द्वारा उसको ये पूछ सकता है कि वो किस अधिकार से इस पद पर कार्य कर रहा है। तो अधिकार पर्चा लेख द्वारा यह पूछता है कि वह किस अधिकार से इस पद पर कार्य कर रहा है। जब तक वह इस पर कोई भी सही बात का जवाब नहीं देता है तब तक कार्य नहीं कर सकता। जब तक वह इस बात का जवाब नहीं देता है तब तक वह कार्य नहीं कर सकता। तब तक वह उसको कार्य नहीं कर सकता। यानी हमने पढ़ा था आर्टिकल संवैधानिक उपचारों के अधिकार, जिसके अंदर हमारा आर्टिकल 32 से 35 के अंदर इसका उल्लेख किया गया है। हमने आर्टिकल 32 को अंदर हमने पढ़ा है कि इसको संविधान भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा का, और यदि मौलिक अधिकार के उल्लंघन पर कोई भी उल्लंघन होता है तो सर्वोच्च न्यायालय इसके आधार पर 5 प्रकार की रीट जारी करता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं आर्टिकल 33। आर्टिकल 33 के अंदर हमारे जो सैन्य अधिकार है, सैन्य मौलिक अधिकार है, सैन्य मौलिक अधिकार जैसे सैन्य मौलिक अधिकार हमारे सेना को दिए गए हैं और जो पुलिस को मौलिक अधिकार दिए गए हैं। उसके अंदर हमारे जो संसद है ना, या सर्वोच्च न्यायालय है, उसके अंदर क्या करती है, कमी कर सकती है। यानी लेकिन हमारे ध्यान रखना, जो मौलिक अधिकारों में जो भी कमी करने का अधिकार है वो केवल संसद के पास। यानी आर्टिकल 33 के अंदर क्या बोला गया है कि सैन्य और पुलिस के मौलिक अधिकारों में संसद कमी कर सकती है। यानी ध्यान रखना, हमारे जो आर्टिकल 33 के अंदर हमारे जो सैन्य अधिकार और पुलिस को जो मौलिक अधिकार दिए गए उनको अंदर संसद क्या करती है, कमी कर सकती है। और आती है आर्टिकल 34। आर्टिकल 34 के अंदर ये बोला है कि हमारे जो सैनिक मौलिक अधिकार दिए गए हैं, यानी हमारे जो सेना को जो मौलिक अधिकार दिए गए, यदि उनका उल्लंघन होता है तो हमारी जो संसद है उनका अतिपूर्ण कर सकती है। यानी इनका अतिपूर्ण कर सकती है। हमारा जो संसद है ना, सैन्य मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर उनका मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर सकती है। यानी सैन्य अधिकारों का उल्लंघन होने पर संसद सैन्य मौलिक अधिकारों का अतिपूर्ण कर सकती है। ध्यान रखना, हमारे जो आर्टिकल 34 के अंदर हमने बोला है कि जो सैन्य अधिकारों का उल्लंघन होने पर सरकार क्या कर सकती है, उनको अतिपूर्ण कर सकती है। ठीक है, आर्टिकल 35। आर्टिकल 35 के अंदर है ना, ये बोला गया है कि जो मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति है ना, वो केवल संसद के पास है। ध्यान रखना, और किसी के पास नहीं है। मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति किसके पास है, सिर्फ संसद के पास है। आर्टिकल 35 में क्या है कि मौलिक अधिकारों में संशोधन की शक्ति केवल संसद के पास है। यानी आर्टिकल 35 बोलता है कि मौलिक अधिकारों में संशोधन की शक्ति केवल संसद के पास है। ध्यान रखना इस बात का। यानी मौलिक अधिकारों में आप किसी से संसद के अलावा कोई भी संशोधन नहीं कर सकता। यानी हमारे जो न्यायालय है कोई भी संशोधन नहीं कर सकता।